नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। आज राष्ट्र धर्म में बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। चुनावी तैयारी के बीच में आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी। अब आपने 70 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नई दिल्ली से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मैदान में उतारा है। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को उतारा गया है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी है। बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय, तिलक नगर से जर्नैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही 2 सीटों पर फेरबदल किया गया है। इसमें कस्तूरबा नगर से मौजूदा विधायक मदन लाल का टिकट काटकर बीजेपी से आप में शामिल हुए रमेश पहलवान को टिकट दिया है। साथ ही उत्तम नगर से मौजूदा विधायक नरेश बालियान की पत्नी को पोष बालियान को मौका दिया है। इसके अलावा 5 मुस्लिम समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं। 10 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, यानी 15% महिलाओं को जगह दी है। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं और 4 विधायकों की सीट बदली गई है। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आपने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। चर्चित चेहरे में तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह बीजेपी से आप में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट आने के बाद सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में कैसा है चुनावी माहौल और क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे, इसे विस्तार से समझने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं कि आज क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सबसे पहली चीज, ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ते थे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते थे। अभी भी जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे दिल्ली में, आज हमने सारी टिकटें अनाउंस कर दी हैं हमारे कैंडिडेट्स की। हम टिकट्स अनाउंस कर रहे थे तो हमारे डिस्कशन में कभी भी ये नहीं आता कि ये फलानी सीट जो है ये इस जात की है इसलिए इस जाति को दे दो, उस जात की है इसलिए उस जाति को दे दो। हमारी केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमारी टिकटें बांटी जाती हैं। केवल ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसको जनता पसंद कर रही है, कौन काम नहीं कर रहा, किसको जनता, केवल और केवल गवर्नेंस के बेसिस के ऊपर। तो गवर्नेंस के बेसिस पे चुनाव लड़े जा सकते हैं और चुनाव जीते जा सकते हैं, ये हमने इस देश के अंदर साबित करके दिखा दिया। पहले कहते थे नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे, और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अब इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अवैध तरीके से भारत में आए हुए रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे कैसे? दिल्ली बॉर्डर के पास नहीं है, दिल्ली बांग्लादेश के पास नहीं है, दिल्ली म्यांमार के पास नहीं है। तो कैसे सबसे पहले बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से, म्यांमार से भारत में आए? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि कैसे उस बॉर्डर के बाद अनेकों राज्यों को पार करते हुए, आप ये बात याद रखिए कि दिल्ली कहीं से भी बॉर्डर के पास नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों को पार करते हुए कैसे ये रोहिंग्या दिल्ली पहुंचे? आखिरकार बॉर्डर को सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी थी? आखिरकार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलीगल इमिग्रेंट्स की आवाजाही रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की है। और आज यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने में 100% फेल हैं। यहां एक दूसरी संभावना उठती है, क्या जानबूझकर
इलीगल इमिग्रेंट्स को दिल्ली लाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रेफ्यूजी पॉलिसी के तहत दिल्ली में और देश के अनेकों हिस्सों में सोच समझकर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया गया? हमारा चेहरा तो एक ही है और हम अपने 70 के 70 चेहरे घोषित कर चुके हैं और वो कमल का फूल है। सर, और ये रोहिंग्या के ऊपर देखिए, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं और ऐसे अवैध प्रवासियों को दिल्ली से निकालने की जरूरत है, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली वालों की है, दिल्ली देशवासियों की है, लेकिन विदेशियों को यहाँ बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सर, वन सेकंड, हरदीप सिंह पुरी's reply on allegation Delhi Chief Minister आतिशी बोली है कि he was either lying earlier or he was हरदीप सिंह पुरी जी ने अपना स्पष्टीकरण पहले भी दिया है कि हमने एक भी मकान किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी का भ्रम है, झूठ बोलने की आदत है, वो हर बार झूठ बोलते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक वोट बैंक के रूप में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। देखिए, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने हमें बाबरपुर विधानसभा से पुनः प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। मुझे भरोसा है कि बाबरपुर के लोगों ने जिस तरह से हमें जनादेश दे करके वोट दे करके जिताया था, इस बार भी बाबरपुर की जनता हमें अपना समर्थन देगी और मैं जिस तरह से पहले काम कर रहा था बाबरपुर के लिए, विकास के लिए, उसी तरह से और तेज़ी से मैं उसके लिए काम करूँगा। दिल्ली के अंदर सबके मन में एक ही बात है, इस बार दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। जो नए उम्मीदवार हैं, 17 टिकट मौजूदा विधायकों के आप लोगों ने काट दिए हैं, 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो पुराने विधायकों के परिजनों के हैं। इतनी बड़ी संख्या में फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पिछली बार हमने 22 उम्मीदवार बदले थे, इस बार तो उससे कम उम्मीदवार बदले गए हैं। पार्टी ने सभी तरह की तैयारियां करके, फीडबैक ले करके 70 के 70 उम्मीदवार मैदान में उतारा है और अब ये 70 उम्मीदवार अब जनता के बीच में जाएंगे और फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना करके काम करने वाली सरकार बनाएंगे। इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के पुराने चेहरों को आप लोग लेकर आए हैं, तो क्या इससे आपके कैडर पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, आपको लगता है? मेरे ख्याल से पहले भी ऐसे जो लोग काम की राजनीति में विश्वास करते हैं, पिछले सालों में भी उनको हम उम्मीदवार बनाते रहे हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार बने हैं, मुझे भरोसा है कि वो हमारी जो काम करने की सरकार बनाने का अभियान है उसमें मदद करेंगे। बीजेपी की इस पे प्रतिक्रिया ये कि ज्यादातर वो चेहरे हैं आपके पास जिनके ऊपर कोई केस है, अखिलेश पति त्रिपाठी केस में फंसे हुए, सोमनाथ भारती केस में फंसे हुए, ऐसे कई नाम उन्होंने गिनाए हैं। जो बात कह रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी में सभी संघर्ष करने वाले हैं और उनके ईडी, सीबीआई और पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी लड़े थे इनसे, आज भी लड़ रहे हैं। बीजेपी भी इस बार पूरी तरह से मजबूती से लड़ती हुई दिख रही है, आप कितना चुनौती मानते हैं इस बार? उनको तो लोगों ने मौका दिया है लोकसभा में, कुछ काम तो करें। 3-3 बार से लोकसभा में जिता रहे हैं, केंद्र में सरकार बना रहे हैं, काम के नाम पे जीरो। दिल्ली वाले अब जीरो काम करने वाली सरकार नहीं चाहते, काम करने वाला जो हीरो है अरविंद केजरीवाल, उसको लाना चाहते हैं। किससे लड़ाई देख रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी से? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। दिल्ली की जनता अपने लिए लड़ रही है, अपने कामों के लिए लड़ रही है और दिल्ली की जनता फिर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और आखिरी सूची भी जारी कर दी और अब 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और उसके बाद आम आदमी पार्टी अब लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन विधानसभा चुनाव से बिल्कुल गायब है, ना बीजेपी के पास विजन है, ना उनके पास टीम है और ना ही सीएम फेस है। तो इस पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की लिस्ट पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से आए उन चेहरों को मौका दिया है जिसका अब तक आम आदमी पार्टी विरोध करती आई थी और साथ ही साथ कहा कि अब की बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में गए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कहीं वो हार ना जाए, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से आए चेहरों को अब की बार मौका दिया और खुद के विधायकों की टिकट काटी गई। और साथ ही साथ जो बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में रहे मनीष
सिसोदिया की सीट को बदला गया, पटपड़गंज से उन्हें, जंगपुरा से उन्हें टिकट दिया गया। इस पर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। तो वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट 21 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर चुकी है। संदीप दीक्षित, जिनको नई दिल्ली से टिकट दिया गया है, अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी से संदीप दीक्षित खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से चुनाव लड़के खुद को फंसा लिया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, दिल्ली की गलियों में जा जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर की गई है। चाहे महिलाओं के लिए 1000 उनके खातों में ट्रांसफर करने का हो, 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने की बात हो सरकार आने के बाद। इसके अलावा जिस तरीके से 7 गारंटियां ऑटो वालों के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई है, वही बीजेपी ने ना तो अभी तक अपनी लिस्ट जारी की है। और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे भी बहुत सारे अब की बार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे इस वक्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गूंज रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जनता को निर्णय लेना है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार शीश महल का मुद्दा उठा रही है, प्रदूषण का मुद्दा उठा रही है, रोहिंग्याओं का मुद्दा उठा रही है, घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। तो कांग्रेस पार्टी भी अब की बार इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार यहां पर जन संवाद भी कर रही है, अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सबसे आगे इस वक्त हालांकि नजर आ रही है, क्योंकि वो अपने 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी कर चुकी है, टिकट यहां पर वितरण हो चुका है आम आदमी पार्टी के अंदर। तो दूसरी तरफ बीजेपी में अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। और आज जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और आखिरी सूची जारी की, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो चला है। सौरभ भारद्वाज, तमाम बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल जहां नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। और 70 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से अब की बार आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, 26 सीटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं, 4 एमएलए की सीट को बदला गया है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है मनीष सिसोदिया का, जिनकी सीट को बदला गया है। पटपड़गंज सीट से उन्हें जंगपुरा की सीट पर टिकट दिया गया है। वहीं पटपड़गंज सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को टिकट दिया है। तो दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अपने सभी प्रत्याशी 70 विधानसभा सीटों पर उतार चुके हैं, लेकिन बीजेपी
एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट अपनी जारी कर दी और उन्हें सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनलिस्ट भी जुड़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तारुफ करवा देती हूं आपको। बीजेपी नेता विनोद बछेती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। विपिन जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज आम आदमी पार्टी ने जैसी अपनी चौथी लिस्ट जारी की, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो हालांकि सबसे आगे दिखाई दे रही है क्योंकि सारी की सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, तमाम घोषणाएं आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन बीजेपी अभी कहीं ना कहीं पीछे है क्योंकि एक भी लिस्ट पर उनके कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हुआ है। सीएम फेस अभी तक कुछ पता नहीं है बीजेपी में। बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि दिल्ली का जो चुनाव है, जी सर्वप्रथम मैं ये बात बोलूंगा कि दिल्ली का चुनाव अभी भले ही महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हैं, झारखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं, जम्मू और कश्मीर में चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है जी, तो ये चुनाव तीनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी भाजपा के लिए क्योंकि वो निश्चित बात है अभी जो दो चुनावों में, बड़े चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में जो जीत दर्ज करी है, तो वहां पर आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। और वही बात है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कई चुनावों में दिल्ली में, राजधानी में, विधानसभा के चुनावों में उनको प्रचंड बहुमत दिल्ली वासियों ने दिया है, तो निश्चित बात है वो अपना जो वर्चस्व है उसको बरकरार रखना चाहते हैं दिल्ली में जी। और वही बात करें अगर कांग्रेस की, एक दौर था जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दौर स्वर्णिम दौर था 1998 से लेकर 2013। जहां नजर जाती थी विधानसभा में वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। मुन्ना खान जी आज इस चर्चा में वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के कार्य उस दौर में जो हुए थे उसका श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता है। बहुत कार्य हुए जी, प्रशंसनीय। तो यहां पर अभी उसके बाद 2013 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। अगर हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो यहां पर अब क्योंकि बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए हैं 2024 के, तो यहां पर कांग्रेस का पहले के चुनावों के तुलना में 2014 और 2019 के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो यहां पर उनका भी आत्मविश्वास, मनोबल सातवें आसमान पर है। तो वो भी चाहते हैं, वो भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी वापसी हो दिल्ली में। तो यहां पर अब सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में, जो दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है कि क्या सीट शेयरिंग होगा, आपस में एक साथ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी कांग्रेस। तो यहां पर जैसे कि लोकसभा में हुआ कि 4-3 के हिसाब से ये लोग चुनाव लड़े, तो यहां पर विपिन जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये क्लियर तो कर चुके हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले, नहीं विधानसभा चुनाव में, ना ही तो पंजाब के अंदर चुनाव में किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पर अब तो क्योंकि सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी कसर रहती नहीं है। तो ये आज हम उस दौर में भी जी रहे हैं। ये जितने वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर आज इस पैनल में बैठे हैं, वो भी इस मत से मेरे सहमत होंगे कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब सहूलियत की राजनीति होती है, कि पंजाब में अलग आप सहूलियत के हिसाब से अकेले लड़ते हैं, और वही बात है दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये बातें सब पे लागू होती है, भाजपा पे भी, और कोई अपना मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन करेंगे या एकला चलो की राह पे चलेंगे। तो यहां पर अभी क्योंकि आज की चर्चा उस विषय पे केंद्रित है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 21 उम्मीदवार कांग्रेस ने करे और भाजपा भी नहीं। क्योंकि देखिए, भूलना नहीं चाहिए कि पहले जब भाजपा ने एक घोषणा करी थी अपना मुख्यमंत्री की कुछ वर्ष पहले, तो वहां पर क्या हुआ था, तो इसलिए दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो भाजपा पे ये बात लागू होती है, वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहेंगे, और ये बिल्कुल एक हक बनता है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, कि वो घेरे भाजपा को कि आप मुख्यमंत्री का आपका चेहरा कौन है।
क्योंकि हमारे तो तय है यहां पर कि अगर जनता जनादेश देती है और अरविंद केजरीवाल जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन दिल्ली का नागरिक बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा है। पेरिस, सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर बनाना दूर की बात, कम से कम मूलभूत जो सुविधाएं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कब होगा? और क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकना फोड़ने में, ये राजनीति चमकाने में, सियासी रोटियां सेकने में, और कोई कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है। तो यहाँ पर सबका दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है। और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला है और ना ही मिल सकता है, क्योंकि विश्व की जितनी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब है 100 बातों की एक बात कि आपको तालमेल बिठा के आगे काम बनाना पड़ेगा, जनता के हित में काम करना पड़ेगा। लेकिन वो तालमेल का अभाव है। कोरोना काल में बड़ी जरूरी बात, संक्षेप में बोल के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर लॉकडाउन की जब घोषणा हुई, तो लॉकडाउन का मायने क्या हुआ कि आप जहां पर है वहीं पर रहे। लेकिन वहां पर भी हमारा प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। उसके पीछे जब आकलन करा गया, निष्कर्ष निकाला गया, तालमेल का अभाव केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में, तो इसकी जिम्मेदारी सबकी बनती है। यहां पर कोई बोले पल्ला झाड़ दे, ऐसा नहीं है, एक दूसरे पे ठीकना फोड़े। यहां पर जो भी सरकार पे होता है, सत्ता पे काबिज होता है, उसका दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी। संजीव जी, देखिए आपने सभी सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। इस पर बीजेपी ने कहा है कि ठीक है, उन्होंने पहले कर दिए, हमने अभी तक किए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अब की बार टिकटों का वितरण किया है, उससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है। बीजेपी से रमेश पहलवान अभी शामिल हुए, उनको टिकट दे दिया गया। इसके अलावा बीजेपी और जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में नेता गए हैं, उनको अब की बार टिकट दिया है। अपने 20 से ज्यादा विधायकों की, सिटिंग एमएलए की उन्होंने टिकट काट दी, 4 विधायकों की सीट बदल दी। जी, तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं हमारे अरविंद केजरीवाल साहब संयुक्त है, उन्होंने क्या कहा, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उनको जो लगा, जो नए पार्टी में सदस्य आए, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, शिक्षा जगत में नाम जाना माना नाम है ओझा जी का, अवध ओझा जी का, वो आए, उनको महत्व, या और जो भी आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 2-3 लोग आए, कांग्रेस पार्टी से जो लोग आए, तो ठीक है। आप ये इन्होंने जो कार्य किया था अपना, आपने देखा होगा किस प्रकार से लोकसभा में 7 में से 6 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे। क्यों, क्या दिक्कत थी उनको? कोई पुराने वालों को तो नहीं रिपीट किया था। अब आप देखिए, आपने दिया है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है। हमारी जो कमेटी है जिन्होंने टिकट जो है फाइनल किया है, तो उसमें उनको लगा है कि इन लोगों को ही मौका देना चाहिए। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको दूसरी जिम्मेदारी देनी है। तमाम जो दूसरे साथी जिनको टिकट नहीं दिया गया, जिनको आप कह रही हैं, हमारे जो विधायक हैं, बहुत से विधायकों को टिकट काटा गया है, तो उनको पार्टी ने कुछ सोच रखा होगा, कोई उनको नया दायित्व मिलेगा, कोई दूसरी जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी चूंकि है, तो आप उसमें हमको अपना विस्तार भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ। संजीव जी, बिल्कुल, लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कही कि पार्टी ने सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को, जो जीत सकता है उन्हीं को टिकट दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी ये मालूम था, जिन 24 से 25 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनके खिलाफ जनता में नाराजगी थी। ये बात आम आदमी को, पार्टी को पता थी, तभी उनके टिकट कटे। और दिलीप पांडे का टिकट कटने के बाद वहां उनके जो समर्थक है, जो आम आदमी पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता है, वो साफ कह रहे हैं कि जिस बिट्टू के खिलाफ हमने लगातार चुनाव लड़े, जिस बिट्टू के खिलाफ हमने जनता से जाकर वोट की अपील की, उसी बिट्टू को टिकट दे दिया गया आम आदमी पार्टी ने। नहीं, जहां तक कि आप बात कर रहे हैं तीमारपुर विधानसभा की, तो दिलीप पांडे साहब ने तो स्वयं बोला है, ठीक है, उनके जो भी दूसरे कार्यकर्ता हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो विरोध में होते दिलीप पांडे साहब, तो ये बात आपकी समझ में आती है। लेकिन उन्होंने स्वयं आगे आकर के क्लियर कर दिया है, ये जो है कंफ्यूजन था उसका जो है कहीं भी ना रहा, कि नहीं, उन्होंने अपने उससे जो है उनका कुछ हम दिनों में जो है ये जो सक्रिय वाली राजनीति है, जो चुनावी राजनीति से वो थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो अब जब आदमी खुद ही अलग हो रहा है कोई और, तो अब उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर वो उनका विरोध होता, वो स्वयं कहते, तो बात समझ में आती। तो ये तो यही समाप्त हो जाता है, इसका बाद इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, पार्टी का एक तरीका है और पार्टी अपने तरीके से जो है साथ देखा। सबसे पहले
आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए हैं, जबकि अब खासतौर से मैं बीजेपी का देखूंगा तो अब इनके पास क्या है। ये तो जो अपने मैं अनुभव की बात बता रहा हूं पिछले 6, 7, 8 चुनावों से, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा जी, उसकी पहली वाली रात को, दिन को भी नहीं, पहली जो होगी रात को 11:30 पौने 12 बजे ये चोरी छुपे, ये इनका तौर तरीका जो मैंने देखा है, ये इनका रहा है बीजेपी का। तब अनाउंस करेंगे फला 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 यहाँ का उम्मीदवार होगा, यही है। तो आप जो है कुछ लोगों के लिए कोई विजन है, कोई आप करना चाहते हैं, क्या करोगे? आपने 5 साल तो सिर्फ केजरीवाल हटाओ यही काम किया। अरे कुछ करने की कोई योजना हो तो आप बताओ। जब वो योजना कुछ आपके पास है नहीं है तो फिर दिल्ली में फिर आप 8 आई, मैं समझता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो 8 का मतलब ही नहीं, 2-3 अगर आ जाए तो आ जाए बड़ी मुश्किल, और नहीं तो वही स्कूटर वाला रहेगा हाल। ठीक है संजीव जी। मुन्ना जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन प्रचार प्रसार उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी का। और जैसा कि विपिन जी ने भी कहा कि कहीं कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद से तो नहीं बैठी है कि चलो पहले तो 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए है, हो सकता है आफ्टर इलेक्शन यहाँ पर गठबंधन के कोई चांसेस बन जाए। से हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारी आवाज जा रही है? जी जी मुन्ना जी आप बोलिए। हाँ, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि दिल्ली में, और जुझारू अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी, इसीलिए 70 के 70 सीटों पे घोषणा होने जा रही है। दूसरी बात, अभी आपने तिमारपुर विधानसभा की बात छेड़ी, बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि दिलीप पांडे का मसला है तो दिलीप पांडे ने कोई काम नहीं किया। दिलीप पांडे ने सिर्फ उगाही की और जेब भरने का काम किया, और जितना भी इनका काला धन था इसको ये अपने पैतृक गांव में लगाने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा कहां गया। जब क्षेत्र में खर्च नहीं हुए तो आया हुआ बजट गया कहां? और केजरीवाल जी को पहले ही पता लग चुका था। जितने भी निकम्मे इनके विधायक है, देख लीजिए 31 नाम में लगभग 18 ऐसे नाम है जो दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति हैं, जो दूसरे दल से आए हुए हैं, जिनको इन्होंने कैंडिडेट बनाया। अब मैं सुरेंद्र पाल बिट्टू का कहूं तो ये दोगले तेगले भी नहीं, चोगले लोग हैं। 4 पार्टियां छोड़ करके अब ये बीजेपी आम आदमी पार्टी का दामन थामे, और इसमें भी क्षेत्र की जनता भरोसा नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीतने के बाद भी बीजेपी में चले जाएंगे। तो यहाँ कांग्रेस के लिए मसला तिमारपुर में तो बिल्कुल आसान है, और मैं बता दूं कि पूरे दिल्ली में आसान है, क्योंकि 2013 के चुनाव के दौरान जिस लक्ष्यदार भाषणों में श्री अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि भाई मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, मीठा पानी हर घर हर जल देने का मेरा वादा है, जमने की सफाई होगी, दूषित पानी कोई नहीं पिएगा, दूषित पानी नहीं दिया जाएगा, पोल्यूशन समाप्त करेंगे, और जो गर्मियों में बढ़ती किल्लत है दिल्ली में पानी की, उस समस्याओं को हम दूर करवाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसे कार्य है जो किए नहीं किए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी निगम में की सरकार रही। आज आइए आप किसी क्षेत्र में दिल्ली के, भरे हुए नाले, सीवर, बहता हुआ पानी, बदबूदार पानियों से लोगों का स्वागत होता है। तो क्या ऐसे में दिल्ली का भला होगा? केजरीवाल जी ने लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करने में निकलवा दिए। उन्होंने समन्वय नहीं बनाया जो दिल्ली का विकास हो। अरे जब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के कार्यकाल में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन हमारा समन्वय बहुत बढ़िया था, और उस समन्वय से हम लोगों ने काम किया, दिल्ली की जनता का विकास किया, दिल्ली की जनता के हित की बात की, दिल्ली की जनता खुश थी। लेकिन 2013 में लक्ष्यदार भाषणों में केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, कहीं ना कहीं वहां झूठ बोलने का काम किया, जिसका खामियाजा अब दिल्ली की जनता भुगत रही है। मतलब मुन्ना जी 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। मैं यही पूछ तो रहा हूँ, 500 स्कूल, 500 कॉलेज, फ्लाईओवर, जमुना सफाई, रोड, सीवर बनने। आप आइए तिमारपुर विधानसभा में 6-6 साल हो गए, टूटे हुए रोड है, यहाँ कोई सुध नहीं है, विधायक एक बार भी नहीं आया क्षेत्र में।
विधायक का टिकट कट गया। मैं ये कहना चाहता हूँ 12 साल से लगातार तिमारपुर विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश केजरीवाल जी ने किया। 2 साल इसके विधायक खन्ना रहे, 5 साल विधायक पंकज पुष्कर और 5 साल रहे दिलीप पांडे। बताएं तीनों विधायक इनके काम किए ही? इन्होंने कोई काम नहीं करने का काम किया। ठीक है मुन्ना जी। विनोद जी, कहां पर स्टैंड करती है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी एटलीस्ट अपनी एक लिस्ट जारी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी तो 70 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं। बीजेपी कहां है इस वक्त? बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की भी जो हमारे प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी जी। और जिस तरह मैं पूरी डिबेट देख रहा था, हमारे साथी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में क्या किया। दिल्ली में देखिए आप जहां हमें पहले 2014 से पहले मेरठ जाने में जहां हमें 2.5 घंटा लगता था, आज आप अक्षरधाम से मेरठ पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। आज ये देखिए रैपिड रेल का दिल्ली में काम हो रहा है। वार मेमोरियल दिल्ली में बना। दिल्ली पुलिस के और अधिक सीसीटीवी 10,000 करोड़ का बजट जो है वो सीसीटीवी के लिए था। आप सराय काले खां से अगले कुछ महीनों में जहां 24 घंटे मुंबई जाने में लगते थे, जो राजस्थान होते हुए अब 12 घंटे में आप पहुंचेंगे। दिल्ली में जिस तरह का आप भारत मंडपम आप देखिए, प्रगति मैदान के नीचे जो अंडरपास है, और दूसरी तरफ केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली को डुबा दिया। एक नया फ्लाईओवर नहीं बना। 500 स्कूल की बात थी, एक नया स्कूल नहीं बनाया। 20 कॉलेज की बात थी, एक नया कॉलेज नहीं बनाया। स्कूल खोलने की बात थी, खोलनी पाठशालाएं थी, मधुशालाएं खोल दी। जहां सरकारी पहले 240 ठेके हुआ करते थे, 840 ठेके खोल दिए। आज झूठा आश्वासन करके केवल महिला पंजाब की जो बहनें हैं 2.5-3 साल से उस 1-1 हजार रुपए का जो वेट कर रहे हैं वो तो नहीं दिया। दिल्ली में 2100 का वादा कर रहे हैं। केवल ये लोग झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। जिस तरह इन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं, इनका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अड़पड़गंज से भाग गया, तो ये बात तय है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में अपनी दोबारा पुनः सरकार बनी है, उसी तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन महाराष्ट्र की जब आप बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर आपके पास एक सीएम फेस था। हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में भी एक सीएम फेस था आगे। दिल्ली में कौन है? और लगातार 10 सालों से सुनिए विनोद जी, जब दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव पर क्लीन स्वीप बीजेपी करती है, हैट्रिक लगाती है, तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती? क्यों जो है वो दिल्ली की सत्ता नहीं जीत पाती विधानसभा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल आपका सही कि हम लोग लोकसभा में तो जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में पिछले 2-3 बार से नहीं जीत रहे हैं। उसका देखिए सबसे बड़ी काम है कि दिल्ली की जनता बहुत बोली वाली है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कभी उसने झूठे आश्वासन नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल ने 2-3 बार, जब इनकी 2 बार में केवल झूठे आश्वासन कि जमुना साफ कर दूंगा, जमुना साफ नहीं करी। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, बारिश देखिए कि पानी भर गया। आपको याद होगा जब बारिश हुई थी तो करीबन 21 लोगों की करंट लगने से, डूबने से मृत्यु हो गई। दिल्ली में आप कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अस्पतालों की स्थिति क्या देखिए। आप इनके घोटाले देखिए, स्कूल निर्माण घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला। और दिल्ली में केवल आज दिल्ली की जनता बिल्कुल बैठी है कि इनकी जमानतें कैसे जब्त हो, इस विषय में ये लोग तैयार बैठ के बैठे हुए हैं। ठीक है विपिन जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी लगातार 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आ नहीं पाई है, लेकिन लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करती है। और जब आम आदमी पार्टी की बात कर लिया, फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, कहीं ना कहीं जनता अभी भी कंफ्यूज है। क्योंकि जब लोकसभा में, जैसा कि आपने भी कहा कि सहूलियत की राजनीति, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का दोनों हिस्सा है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो फिर वही फिल्म का नाम याद आता है, हम आपके है कौन, और लोकसभा में हम साथ साथ है। देखिए, आज के चर्चा की सबसे जरूरी बात जी, क्योंकि हम आज विषय हमारा है दिल्ली चुनाव जी। देखिए, दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। यहां पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप भाजपा की हो रही है, और विधानसभा के चुनाव जी, आम आदमी पार्टी को। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली वासी है जी, वो बहुत जागरूक है। वो भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, और यहाँ पर इन दोनों बड़े चुनावों में तो यहाँ पर किन मुद्दों के आधार पर
आधार बनेगा उनका वोट डालने का, तो वहां पर उस आधार पे ये लोग अपना बेशकीमती वोट डालते हैं। तो ऐसा इसका कहने का मतलब सरल भाषा में कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि यहाँ पर एक ही दल को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि दिल्ली की राजनीति मैं बड़े समय से अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि अभी इस समय, क्योंकि जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए वो निश्चित बात है निराशाजनक रहे हैं भाजपा के दृष्टिकोण से बात करें, लेकिन फिर जो वापसी हुई है भाजपा की महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो यहां पर एक अच्छा मौका है भाजपा के पास कि वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो यहां पर अब संघ और भाजपा ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों का जब आकलन करा गया तो ये बोला था ऑल इज नॉट वेल। कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। बिल्कुल मैं यही सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जो एक कारण सबसे बड़ा निकल कर आया वो आरएसएस के साथ बीजेपी की उदासीनता थी। लेकिन बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और उसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला। जिस तरीके से आरएसएस ने बड़ी बड़ी बैठकें की, 10,000 20,000 से ज्यादा बैठकें की, धरातल पर काम किया, उसका रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया। दिल्ली की बात करें तो आरएसएस दिल्ली में कितना सक्रिय है? देखिए, बहुत सवाल आपके अहमियत रखता है। मुद्दा यही है कि यहाँ पर हर एक मंच से बोला जा रहा था ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी आरएसएस, लेकिन यहाँ पर समझदार वही होता है जो पुरानी गलतियों से सीख ले। तो यहाँ पर वो सीख लेते हुए ये लोगों ने मिलजुल के काम करा महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस चर्चा के शुरुआत में बोला कि यहां पर ये चुनाव दिल्ली का 70 विधानसभा की सीटों का चुनाव सबके लिए बहुत अहमियत रखता है, और खासतौर पे भाजपा के लिए, क्योंकि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता पे काबिज हो, दिल्ली सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार बने। तो ये मशक्कत चल रही है इस समय, तो यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन साथ साथ इस बारी क्यों चुनौती ज्यादा है आम आदमी पार्टी के पास, उसके 2 मुख्य कारण है। एक तो भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और जो उनका जो प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा में, और दूसरी बात कि कांग्रेस ने भी कमर कस ली है यहां पर, क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कौन किसके वोट काटेगा या किसको वोट बैंक पे डेंट पड़ेगा, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं ये कि जब बहन मायावती की पार्टी चुनाव लड़ती है, वो उम्मीदवार उतारते हैं तो किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि कथित, मैं देखिए पत्रकारों से उम्मीद करी जाती है हम लोग बड़े जिम्मेदारी से बात करें, मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा। ठीक, बिपिन जी माफ कीजिएगा, आपके पास फिर से आऊंगे, आपका जवाब फिर से लूंगी, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से स्थापित की जा रही है अत्याधुनिक मशीनरी। 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त किए गए हैं 6 विशेषज्ञ चिकित्सक। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेर चौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्र धर्म में चर्चा हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी लिस्ट जारी कर दी है, 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी एक लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और अभी तक जिस तरीके से आम आदमी सबसे आगे चल रही है, इन्हीं सब पर चर्चा करें। हमारे साथ 4 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से, मुन्ना जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुन्ना जी से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, देखिए ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, लेकिन मुद्दों की बात कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज जब डिबेट शुरू करने से पहले जब मैं आज रिसर्च कर रही थी, देख रही थी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयानों को सुना, उनकी प्रेस वार्ताओं को देखा, या फिर आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी देखा, उन्होंने लगातार एक चीज कही है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है, ये इनको लेकर चुनाव है। लेकिन मुद्दे तो मुझे कहीं नजर नहीं आए सर कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 साल का विजन है, हमने 10 साल में बहुत काम किया है, लेकिन वो चर्चाएं तो दिखी नहीं सर। जो हम लोग लेकर के चल रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो हम गारंटियां दे रहे हैं, जिसको आप के अगर शब्दों में कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के, तो रेवड़ी 6 रेवड़ी के बाद हमने 7वीं रेवड़ी भी जो है, हम तो खुली करते ना, रेवड़ी पे चर्चा भी चल रही है, बराबर निरंतर चल रही है, 7वीं रेवड़ी भी बता दी है। तो आप बताइए कि क्या इसमें क्या कमी है, क्या आपको विजन नहीं लग रहा है? हाँ, जो चीजें जो काम नहीं हो पाए हैं वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यमुना वाली बात पे जो है हम जरूर उस पे जो है नहीं जो है समय से पूरा कर पाए हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा है, अगर हमको एलजी या केंद्र सरकार का सहयोग मिलता तो हम उसको समय से और जल्दी कर पाते। कोई बात नहीं, उस काम में विलंब हुआ है, हम आगे उसे हमने भरोसा दिलाया है कि हम उसे करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि दिल्ली सरकार की आम आदमी नहीं कई बार समझ पाता है कि दिल्ली सरकार की क्या स्थिति है वास्तव में, किसी भी एक पूर्ण राज्य सरकार की तुलना में अगर देखा जाए। ठीक है संजीव जी, सुनिए, आपने कहा कि जो रेवड़ी जो आप बोल रहे हैं कि हमने रेवड़ियां दी है, हमने घोषणाएं की है, ठीक है सर, कोर्ट का एक आदेश आपको बताना चाहूंगी। कोर्ट ने कहा था दिल्ली सरकार जो है ना, वो फ्री की योजनाएं बहुत दे रही है, कंप्लीट भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रही है, कुछ योजनाएं जो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल चुकी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है दिल्ली सरकार का, सिर्फ पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो घोषणाएं, जो योजनाएं आम आदमी पार्टी सरकार करती है, उनको पूरा करने में लगा रही है। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कौन करेगा? दिल्ली सरकार कौन करेगा? आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता है ना। तो मैंने कहा वहां पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ठीक है आगे पीछे हो रहा है। अभी मगर आप ये रेवड़ी और इसकी बात कहेंगी तो तमाम दूसरे राज्यों में अभी पीछे इन्होंने चुनाव जीता ना, तो संजीव जी फिर उसका ठीक है, आपकी तमाम बातें मैंने मानी, लेकिन फिर वो विजन तो बताइए, किस तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दिल्ली में करवाएंगे? नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है आप बताइए ना, कि जैसे कि अब आपको मैं बताऊं, वही सुनिए, वो मुन्ना जी ने जो अभी बताया कि दिल्ली सरकार ने, आप सरकार ने ना तो एक भी फ्लाईओवर का निर्माण करवाया है, ना सड़कों को ठीक से करवाया है, मुन्ना जी ने भी जिक्र किया। नहीं, सड़कों के मामले में सड़कों में सुधार हो रहा है, वो जरूर कुछ थोड़ा रफ्तार कमी आई थी जिस समय वो जेल में थे। टूटे हुए सड़कें पूरे दिल्ली विधानसभा में कहीं भी जाए, 70 के 70 विधानसभा में देखे टूटी हुई सड़कें, बदबूदार नालियां, भरे हुए सीवर आपको मिल जाएंगे। ये यथास्थिति है। ठीक, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये आतिशी को मुख्यमंत्री से हटाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये बात अरविंद केजरीवाल साहब ने स्वयं बताया है कि आतिशी जी एक टेम्परेरी, जब तक का जो है इन्होंने जेल से बाहर आए, जमानत मिली, उन्होंने स्वयं से इस्तीफा दे दिया और खुद कहा कि जब दिल्ली की जनता हमें वोट दे करके जो है ईमानदार की जो है जो मुहर लगाएगी, तब हम दोबारा से बैठेंगे। तो आतिशी जी तो एक टेम्परेरी फेज के लिए, उसमें वो तो स्पष्ट है, उसमें कोई अब आप मतलब टेम्पोररी सीएम आप कह सकते हो, आप जो है उसमें कुछ भी सीएम रखा है। नहीं, ये उसमें क्या है, ये कौन थे? आपने कहा ना भी
मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वही टेम्पोररी सीएम है। ठीक, बिल्कुल। जब मुन्ना जी एक बार संजीव जी जवाब दे ले। जी संजीव जी, कार्यकाल के लिए वो जिम्मेदारी संभाल रही है। इसमें बचा हुआ जो कार्यकाल है इस विधानसभा का, उसका वो जिम्मेदारी संभाल रही है। जब फ्रेश इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसमें केजरीवाल सब बैठेंगे कुर्सी में। संजीव जी देखिए, मुन्ना जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। ठीक है, आतिशी लगातार कह रही है, आतिशी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं तो कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री हूं और जो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी वो अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात ठीक है, लेकिन महिलाओं को एक लगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है शीला दीक्षित के बाद अब अरविंद केजरीवाल महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से मिली है। एक उम्मीद तो जागी होगी ना। और जब आतिशी ये बोल देती है कि मेरी प्रायोरिटी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना, मैं टेम्परेरी हूं, तो फिर क्या आपको नहीं लगता है बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, इसमें नुकसान भाई, अगर चीजें लुकी, हम कहें कुछ और करें कुछ, तब तो आप कह सकती हैं। ये बात आशीष जी ने भी पहले दिन कह दिया, ये बात अरविंद केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं। रही बात महिलाओं के सम्मान के लिए, तो जो हमने कहा है कि हम चुनावों के बाद नए जब इलेक्शन हो जाएंगे तो हम अपनी बहनों को और माताओं को जो है हम 2100 रुपए भी उनके सम्मान में हम जो है दिया करेंगे। और उनके लिए हम बसों कितनी महिलाओं को मिली ये सम्मान राशि? पंजाब में कितने महिलाओं को मिली? मैं बात कर रहा हूं पंजाब में आपके सम्मान राशि कितनी महिलाओं को मिली? जो आप ये ठग का हंडी दिल्ली में चढ़ाना चाह रहे हो मित्र हमारे, पंजाब में भी आपने घोषणा की, नहीं पंजाब में आपने घोषणा की, कितनी महिलाओं को वहां आपकी जो सम्मान राशि वो मिल गई? चुनाव आए हम आपको जवाब देंगे। अभी हमारे पास आधा कार्यकाल हुआ है पंजाब का। अब इस कार्यकाल वहां समाप्त नहीं हो रहा है पंजाब का। ठीक यहाँ कार्यकाल का समाप्त होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं। जब पंजाब में का कार्यकाल हमारे पास है, हम उसमें जो है काम कर रहे हैं, उसमें काम हो रहा है और जल्दी भी हो जाएगा। जब पंजाब आए तो आप उसमें पूछिएगा, हम उसमें आपको जवाब देंगे। ठीक है संजीव जी। मुन्ना जी, ठीक है मुन्ना जी, आपके पास आऊंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गाँव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा चल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों की गूंज है और जो कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको लेकर बीजेपी भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ चुकी है, उन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, तो चलिए रुक कर लेते हैं। मुन्ना जी, देखिए आपसे ही पूछना चाहूंगे, आपने तमाम जो है आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार में क्या कुछ किया है, किस तरीके से खामियां रही, सारी आपने गिनवा दी, लेकिन जनता तो फिर कंफ्यूज होगी। जो सवाल मैंने आप प्रवक्ता से पूछा वही आपसे पूछूंगी। दिल्ली की जनता तो कंफ्यूज होगी ना कि भाई देखिए, लोकसभा चुनाव में तो यही कांग्रेस पार्टी थी, यही आम आदमी पार्टी थी जो साथ में चुनाव लड़ रही थी और एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रही थी, और अब यही वो पार्टियां हैं जो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के अगेंस्ट और एक दूसरे की खामियां गिनवा रही है। तो ऐसे में जनता तो कंफ्यूज होना लाजमी है सर। देखिए, जनता समझदार है, वो भी दिल्ली की जनता समझती है। लोकसभा का चुनाव देश हित में था, लेकिन विधानसभा का चुनाव दिल्ली के हित में है। दिल्ली के हित में यह है कि जो भी वादे केजरीवाल जी के द्वारा किए गए, कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। चाहे स्कूल बनाने का हो, कॉलेजेस बनाने का हो, फ्लाईओवर बनाने का हो, या टूटे हुए रोड बनाने का हो, या यमुना सफाई का हो, आप देखिए कोई भी एक वादा नहीं हुआ। आज दिल्ली की ये यथास्थिति है। ये शिक्षा पे बात करते हैं तो मैं शिक्षा पे इनसे सवाल कर रहा हूँ। शिक्षा का ये आलम है कि 88% स्कूल ऐसे है जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही। 55% स्कूल जिसमें प्रिंसिपल है ही नहीं, आधे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। ये शिक्षा पे बात करते हैं। ये पाठशाला खोलने आए थे, मधुशाला खोल बैठे। 1200 करोड़ रुपए का कमीशन मिला तो 25 साल के बच्चों को 18 साल में दारू पिलाना शुरू कर दिए। जो उम्र 25 साल की उम्र थी उसको 18 साल कर दिए, और जो एक दारू उसमें डबल दारू फ्री कर दिए। लो लूटो माल। तो ये यथास्थिति दिल्ली की जनता को नागवार गुजरा। एक बात। दूसरी बात, देखिए पारिवारिक लोग सभी हैं। हमारे दोस्त विपिन शर्मा भी है। मैं इनसे ही पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे या मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे 18 साल की उम्र में दारू पिए और इसकी छूट सरकार दे? जो केजरीवाल नशे के ऊपर बात करता था, जो केजरीवाल लच्छेदार भाषणों में पंजाब में नशे के ऊपर चुनाव लड़ा, वो केजरीवाल दिल्ली में पानी के तरह दारू बहाया, दिल्ली में पानी के तरह लोगों को दारू बांटा ताकि लोग नशा में झूम जाए और फर्जीवाल जी को वोट दे। ठीक है तो मैं फर्जीवाल जी से एक और पूछना सवाल, चाहता हूं। देखिए एक और सवाल, जो आरोप अब तक बीजेपी लगातार लगाती आ रही थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर, वो आज आम आदमी पार्टी ने उठा दिया। आम आदमी पार्टी के जो नेता है सौरभ भारद्वाज मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि यहां पर दो तस्वीरें साफ हो जाती है नई दिल्ली से, जो इस तरीके से लोकतंत्र का दो चेहरे दिखा रहा है लोकतंत्र इस वक्त। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी अरविंद केजरीवाल, और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित जो कि अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर परिवारवाद की झलक दिख रही है। जी मुन्ना जी। जी नहीं, परिवारवाद की झलक क्यों देखेगी? जनता चुन करके भेजती है। एक बात बताइए, श्रीमती शीला दीक्षित का कार्यकाल लगातार 15 साल बेदाग छवि और बेबाक बोलने वाली, और जनता जो मजदूर है, किसान है, मजलूम है, शोषित है, वंचित है, सभी वर्गों के लिए काम की हुई है। तो इसी छवि को लेकर के संदीप दीक्षित जी जा रहे हैं कि जो सीट से 3 बार लगातार उनकी माता श्री विधायक रही, उन सीटों पे वो जा रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि जो हमारे फर्जीवाल जी जो वादा किए, जो विधायक बने, क्या नई दिल्ली सीट का भला हुआ? नहीं हुआ, तब हमें चांस दे। हमारे माता जी के कार्यकाल को याद करें, वो देखते हुए हमें वोट दे। और जनसमूह मिल रहा है, जनसंपर्क हो रहा है। ठीक है विनोद जी, देखिए आज अरविंद केजरीवाल एक इम्पोर्टेंट जो है ट्वीट किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बीजेपी पर एक तरीके से जो तीखी प्रतिक्रिया होती है या आरोप होता है वो बीजेपी पर लगाया है कि बीजेपी गायब है इन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। ना तो बीजेपी के पास सीएम का चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और एक ही मिशन है, केजरीवाल को हटाना है। और जब आम जनता जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि आपने 5 साल में किया क्या है, लोकसभा की 7 सीटें आपको दे दी, आपने किया क्या, तो सिर्फ उनका एक ही जवाब आता है, केजरीवाल को गाली देना। ये अरविंद केजरीवाल ने आरोप बीजेपी पर लगाया है। जी विनोद जी।
जी जी, मैं अभी अपने साथियों की बात सुन रहा था जी। देखिए, सीधे निष्कर्षण ये निकला है कि अरविंद केजरीवाल जी के जिस तरह से उन्होंने 10 साल पहले जिन वादों को लेकर जिस ईमानदारी की बात करके वो लोग आए थे, आज मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली कोई पार्टी होगी, पहली कोई सरकार होगी जिसका मुख्यमंत्री भी जेल में है, जिसका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में था, जिसका राज्यसभा सांसद भी जेल में है, जिनके बहुत सारे विधायक जेल के अंदर के दर्शन करके आ गए। और ये लोग ईमानदारी की बात करते थे। 2011-12 में लगता था कि अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी की बात करता था कि देखिए जी, कांग्रेस के इतने सारे नेताओं की सूची है, ये मतलब कॉमनवेल्थ गेट घोटाला और ये कोयला घोटाला, दुनिया भर की घोटालों की बात करते थे। ममता बनर्जी को गाली देते थे, लालू प्रसाद को गाली देते थे, मुलायम सिंह सपा को गाली देते थे। देखिए विनोद जी, छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने क्या वादे किए एक पल के लिए भूल जाइए, लेकिन ये तो होगा ना कि बीजेपी का विजन क्या, अगले 5 साल में दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी क्या करेगी, क्या घोषणाएं बीजेपी के पास है? क्योंकि अभी तक तो आपने कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं किए हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार कर सके। नहीं, कैंडिडेट देखिए, अगले कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सब घोषित होने वाले हैं। पार्टी ने पूरा होमवर्क हो गया है, सब रेडी है, अनाउंस करना है। क्योंकि पार्टी की जमीन लेवल पे कुछ पदयात्राएं, कुछ नुक्कड़ सभाएं, कुछ नीचे लेवल पे हमारा काम है जो बूथ लेवल का, वो अगले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट होते ही हमारे कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल दिल्ली के नहीं, पूरे देश के लिए 1947 तक का, मतलब 2047 तक का उन्होंने प्लान ऑलरेडी तैयार कर रखा है कि कैसे देश विश्व गुरु बने, उसकी पूरी प्लानिंग है, उसमें दिल्ली भी है। जी बिल्कुल विनोद जी, ठीक है, आपने तमाम बातें कही, लेकिन जिस तरीके से जब महाराष्ट्र का हम चुनाव देखते हैं, हम हरियाणा का चुनाव देखते हैं, वहां पर पार्टी जो है सक्रिय, एक तरीके से जो कहते हैं ना प्रचार प्रसार दिखना, वो दिखता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या बीजेपी 10 साल का जो अपना सूखा है वो खत्म कर पाएगी दिल्ली से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि देखिए, हम अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है कि एक झूठ बोल दिया और झूठ नीचे तक फैला दिया कि भाई हम आपको 2100 देंगे, है ना, हम आपको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, हम यमुना साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पे काम करती है, अपने मुद्दों पे। जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, जो हमारा घोषणा पत्र होता है, एक एक जो हमारा पॉइंट, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है विनोद, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तो माफ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आपने जो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, महिला सम्मान योजना 2100 रुपए। विपिन जी, इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए करने की बात कही, अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है महिला सम्मान योजना के तहत, सर इसी तरीके की योजना मध्य प्रदेश में देखी, फायदा बीजेपी को हुआ, वहां पर सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के अंदर इसको देखा, वहां पर भी बीजेपी को फायदा हुआ, झारखंड में जेएमएम को फायदा हुआ, महाराष्ट्र के अंदर यहां पर महायुति को फायदा हुआ। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी इस योजना का फायदा मिलेगा? क्योंकि इतने स्टेट्स में तो उसका एक बेनिफिट, एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। विपिन जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल ये जो महिला सम्मान योजना है, जिस तरीके से 2100 रुपए का एक आपने तुप का इक्का कह लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई, मध्य प्रदेश के अंदर बन गई, झारखंड के अंदर जेएमएम लेड अलायंस की बन गई, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी फायदा मिलेगा? 100% फायदा इसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा। फायदा तो दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के पास जितने काम है, उनको सारे काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं। जहां जहां कहीं दिक्कतें आई हैं या आपको धीमापन हुआ है, वो सिर्फ इनके असहयोगात्मक रवैये की वजह से हुआ है। इनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, क्या? दिल्ली के लोगों की सुरक्षा आप करिए। वो भी गृह मंत्री साहब जो अमित शाह जी हैं, उनसे वो संभाली नहीं गई। आए दिन गोलीकांड, दिन में आप देखिए। संजीव जी माफ कीजिएगा, टाइम इतना ही था। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो राष्ट्रधर्म में आज बात की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। कल राष्ट्रधर्म में किसी और मुद्दे पर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।